अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत सबसे पहले अच्छी तस्वीर से, जो आई है रूस के कजान शहर से, जहां ब्रिक्स सम्मेलन के लिए कई देशों के नेता जुटे। सम्मेलन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति से मिलने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन वो तस्वीर जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था, वो ये तस्वीर थी। ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। भारत और चीन के बीच ब्रिक्स सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि दोनों देशों के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग को लेकर हुआ समझौता एक नए और बेहतर रिश्ते की ओर इशारा कर रहा है। दोनों देशों के बीच 4 साल से ज्यादा वक्त से तनाव बढ़ा हुआ था, लेकिन समझौता होने से न सिर्फ तनाव कम हुआ है, बल्कि ये भारत चीन रिश्ते के सुधरने और बेहतर दिशा में आगे बढ़ने का संकेत भी दे रहा है। और उसी की बानगी कजान में भी दिखी, जहां प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग करीब 5 साल बाद मिले। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें समझौते को दोनों देशों ने अच्छा बताया। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और चीन के रिश्तों को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए। आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी। तो पड़ोसी देशों का आपस में बेहतर रिश्ता होना सही रहता है। हालांकि भारत और चीन का रिश्ता कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, लेकिन एलएसी को लेकर हुआ समझौता अब दोनों देशों के रिश्तों में जान फूंकता नजर आ रहा है। यानी कि आपसी संबंध बेहतर होने की तरफ कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यही वजह है कि रूस के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन के लिए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की 5 साल बाद ही सही, लेकिन मुलाकात हुई है। जिसके बाद से कजान में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बातचीत को लेकर चर्चा तेज हो गई थी, जो बाद में तय भी हो गई। भारत और चीन के बीच 21 अक्टूबर को एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोलिंग को लेकर सहमति बनी थी। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इसका ऐलान किया था। इसके बाद मंगलवार 22 अक्टूबर को चीन ने भी भारत के साथ
4 साल से चल रहे सैन्य गतिरोध को दूर करने पर सहमति बनने की पुष्टि कर दी। Over a recent period of time, China and India have been in close communication through diplomatic and military channels on issues related to China-India border. Now the two sides have reached resolutions on relevant matters, which China speaks highly of. Going forward, China will continue to work with India to implement these resolutions. चीन और भारत की सेनाओं का बड़ा जमावड़ा रहा है। कई एक्सेस फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं जहां पर तनाव बना हुआ था, लेकिन बातचीत के जरिए 21 राउंड की कोर कमांडर लेवल टॉक्स और 31 राउंड की WMCC वार्ताओं के बाद अब एक अग्रीमेंट पर पहुंच गया है भारत और चीन, जहां पर पेट्रोलिंग की शुरुआत होगी। मतलब ये कि भारत और चीन के बीच LAC पर गलवान की घटना से पहले की स्थिति बहाल हो जाएगी। भारत और चीन के बीच हुए इस ताजा समझौते में डेपसोंग और डेमचौक में पेट्रोलिंग का मुद्दा शामिल है। इस समझौते के बाद डेपसोंग और डेमचौक से भारत और चीन की सेनाओं का डिसएंगेजमेंट होगा, यानी दोनों देशों की सेनाएं इस इलाके से पीछे हट जाएंगी। इसका मायने ये है कि जो भारत अप्रैल मई 2020 से पहले अपने पेट्रोल पॉइंट तक जाता था, यानी पेट्रोल पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 12A और 13, राकी नाला का इलाका, वाई जंक्शन का इलाका, बॉटल नेक का इलाका, जब हम अपने पेट्रोल पॉइंट तक जाते हैं और चीन की सेना की एक टुकड़ी वहां के बैठ गई थी और हमें अपने पेट्रोल पॉइंट तक नहीं जाने दे रही थी, उसी तरह भारत की सेना बिल्कुल उसी जगह बैठ गई थी और चीन को उसके क्लेम लाइन बुर्दसे के 1 किलोमीटर पहले तक नहीं जाने दे रही थी। तो दोनों सेनाएं एक दूसरे का मार्ग रोक रही थी। अब यह निर्णय हुआ है कि दोनों सेनाएं एक दूसरे का मार्ग नहीं रोकेंगी और दोनों अपने पेट्रोल पॉइंट और क्लेम लाइन तक जाएंगे। यह डेपसैंग की मैं आपको बात बता रहा हूं। और उसी तरह डेमचौक में पूर्वी लद्दाख के दक्षिणी छोर पर दोनों सेनाएं अपने क्लेम लाइन या पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक जा सकेंगी। अगस्त 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान में टकराव हुआ था। गलवान पैंगोंग त्सो के उत्तर और दक्षिण तट गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15, 17 अल्फा कहा जाता है। यहाँ पर पहले ही दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट चुकी थी। इन जगहों पर नॉन मिलिट्री बफर जोन बना दिए गए हैं। As far as we are concerned, we were looking at that we want to go back to the status quo of April 2020. Point number one. Thereafter, we will be looking at disengagement, de-escalation, normal management of line of actual control. And this normal management of line actual control will not just stop there. There are phases in that also. So as of now, what has happened? We are trying to restore the trust. How the trust will get restored? It will get restored once we are able to see each other. And we are able to convince each other, look, the buffer zones which are there, which have been created, we are not creeping. And both have to reassure each other. Petroling gives you that kind of advantage. So that's what is something which is commencing. And as we restore the trust, the other stages will also follow through soon. चीन का कहना था कि डेपसोंग और डेमचौक की समस्याएं काफी पहले से चली आ रही थी। इस पर अभी विवाद नहीं करना चाहिए, लेकिन भारत सरकार अपने स्टैंड पर अडिग रही और कहा कि आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते सुधारने हैं तो डेपसोंग और डेमचौक में भी अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति को लागू करना होगा। और अब दोनों ही देश एक फैसले पर पहुंचकर सहमत हो गए हैं। भारत और चीन गलवान से पहले यानी कि अप्रैल 2020 की स्थिति में अगर आ जाते हैं तो जाहिर है इसे भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक और सैन्य जीत के रूप में देखा जाएगा। पूर्वी लद्दाख से शिवानी शर्मा और रूस के कजान से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं और बात चक्रवाती तूफान डाना की करते हैं। सरकार और उसकी एजेंसियों की तरफ से पूरी कोशिश ये की जा रही है कि तूफान आने से पहले तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। व्यवस्थाओं के दम पर डाना के डर का खात्मा किया जाएगा और इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए एनडीआरएफ जैसी एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। बंगाल की खाड़ी में बना गंभीर चक्रवाती तूफान 24 अक्टूबर की शाम को ओडिशा के तट से टकराएगा। अभी इसकी रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है और मौसम विभाग का
मानना है कि इस चक्रवाती तूफान की वजह से ओडिशा और बंगाल में तेज हवाएं चल सकती हैं, भारी बारिश आ सकती है। 24 से 26 अक्टूबर तक इस चक्रवात का असर कई राज्यों, खासकर ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में देखने को मिलेगा और यही वजह है कि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। আজকে রাতে ঘূর্ণিঝড় ওয়ার্নিং আছে, তোমরা নিজেদের ফোনে ঘুরে চলে যাও। बंगाल की खाड़ी में समंदर के सन्नाटे को चीरता ये लाउडस्पीकर भारतीय कोस्ट गार्ड का है, जिससे दी जाने वाली चेतावनी का मकसद पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह के नजदीक अपनी रोजी रोटी के लिए भटक रहे मछुआरों को समंदर से दूर रखना है। মচিবোট কোস্টাল থেকে বলছি, আজকে রাতে ঘূর্ণিঝড় ওয়ার্নিং আছে, তোমরা নিজেদের ফোনে ঘুরে চলে যাও। समंदर ही नहीं, आसमान से भी इंडियन कोस्ट गार्ड के अधिकारी मछुआरों को सागर से दूर रहने की नसीहत दे रहे हैं। सावधान सावधान सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान सावधान सावधान। ओडिशा के खोरधा में ये सन्नाटा महज इत्तेफाक नहीं है, चक्रवाती तूफान डाना से पहले की खामोशी है। ओडिशा के खोरधा की फिजाओं में हलचल नहीं, सिर्फ लाउडस्पीकर का शोर सुनाई दे रहा है, जिसका इस्तेमाल वहां रहने वाले लोग, खासकर मछुआरों को सतर्क करने के लिए किया जा रहा है। सृष्टि लघुचाप जोगु बात्या हेबार संभावना अछि, तेणु मत्स्यजीवी भाई मानको चिलिका भितर को जाई माछ मारिया को हमें बारण कर। चक्रवाती तूफान की दस्तक से पहले ही मछुआरे समंदर से दूरी बना चुके हैं। अब मोटी मोटी रस्सियों के सहारे नावों को महफूज रखना ही उनका मकसद है। अंडमान सागर से उठा साइक्लोन डाना तेजी से बंगाल की खाड़ी की ओर दस्तक देने के लिए बढ़ रहा है। 24 अक्टूबर तक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने वाला डाना 25 अक्टूबर की सुबह तक ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के बीच पूरी रफ्तार से टकरा सकता है। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। इसका इम्पैक्ट में जो कोस्ट का नज़दीक जो एरिया है, कोस्टल एरिया में जो नीची एरिया है वहाँ पर पानी जमने का संभावना रहेगा भारी बारिश की वजह से। जो वीक स्ट्रक्चर है, वल्नरेबल स्ट्रक्चर जैसे कि कच्चा हाउस, कच्चा रोड, ये सारे डैमेज होने का पॉसिबिलिटी है। पेड़ कुछ अपरूटेड होने का चांसेस रहेगा। ट्रैफिक डिसरप्शन का पॉसिबिलिटी है। मेनली कोस्ट के आसपास जो जिले हैं, जो एरिया है, वो सारे इलाके में, कोस्ट के नज़दीक के एरिया में मैक्सिमम इम्पैक्ट रहेगा। वी आर बेसिकली जस्ट गोइंग टू गो देयर एंड ओवरसी एंड इंश्योर दैट एवरीथिंग गोज ऑफ स्मूथली। बंगाल के हल्दिया और ओडिशा के पारादीप में हेलीकॉप्टर की तैनाती की गई है। पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की कुल 9 टीमें तैनात की गई हैं। पश्चिम बंगाल में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सरकारी मशीनरी पहले से ही मुस्तैद है, जिससे कि तूफान से होने वाले संभावित नुकसान को कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चक्रवात डाना को लेकर कोलकाता के लिए भी विशेष तैयारियां की जा रही हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी के लिए अलग से एनडीआरएफ की 2 टीमों को अलर्ट पर रखा गया ताकि तेज बारिश में फंसे लोगों की मदद वक्त पर रहते की जा सके। साइक्लोन डाना के लैंडफॉल के पहले ही एनडीआरएफ के जितने भी टीम्स हैं साउथ बंगाल के लिए जो डिप्लॉयड है वो अपने स्पेसिफिक एरियाज में चले जा चुके हैं, लेकिन कोलकाता के लिए 2 टीम्स को स्टैंड बाई पे रखा जा रहा है। एक एनडीआरएफ की टीम में क्या क्या रहता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं और कैसे किसी भी एक आपदा को टैकल करने के लिए एनडीआरएफ के जो जवान रहते हैं वो रेडी रहते हैं, वो दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक ट्रक से लोड अनलोड किया जा रहा है। ये कोलकाता के लिए ये 2 टीम्स जो हैं वो रहेंगी, ताकि अगर यहाँ पे भारी बरसात होती है तब क्या क्या चीजें किए जाएंगे। यहाँ पे जो देखे जा रहे हैं कि अभी फिलहाल अनलोड किया जा रहा है, ये शिलीगुड़ी से आया है और यहाँ पे हमारे सामने ही देखे जा रहे हैं कि कैसे इन चीजों को उतारा जा रहा है। लाइफ बोट के साथ साथ जनरेटर भी है और हर एक चीज जो एक फ्लड सिचुएशन से लोगों को बचाने के लिए
इस्तेमाल हो सकता है, वो सब कुछ है। यहाँ पे इंस्पेक्टर सुनील जी हैं, उनसे एक बार पूछेंगे सर यहाँ पे क्या क्या है, अगर आप थोड़ा बता दें हमको समझने के लिए कि ये तो जनरेटर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए और ये शायद स्पीड बोट या फिर उसके हाँ उसका इंजन है, और क्या क्या है थोड़ा अगर आप बताएं। अभी साइक्लोन का सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है उस हिसाब से हमारा तैयारी होता है। जैसे अगर साइक्लोन में मेनली कहते हैं रोड ब्लॉकेज वगैरह हो जाएगा, पेड़ गिरेगा, यहाँ कोई बिल्डिंग्स वगैरह कोलैप्स हो जाएगा, उस टाइम क्या हमने निकालना है, उसके हिसाब से हमारे पास क्या, अगर बाय द वे पानी आ गया, फ्लड ज्यादा आ गया, उस हिसाब से हम OBM प्लस जो बोर्ड है बोर्ड रखा हुआ है। इसके अलावा अगर कोई बिल्डिंग्स कोलैप्स हो जाता है उस टाइम उसको निकालने के लिए CSA सरकार जो कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू का आइटम जो भी है, कटिंग आइटम्स हमारे पास है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ आइटम्स ऐसा है जो भी उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए हो सकता जरूरत पड़े। एक दो फायर फाइटिंग का आइटम्स है, हाँ उसका भी है। रोड ओपनिंग के लिए उसका भी आइटम्स है हमारे पास। तो इस टाइप का आइटम हमारे पास है। तो यहाँ पे प्रिपरेशन जो है वो लिए जा रहे हैं। यहाँ पे 2 टीम्स जो है वो रखे जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक सॉ भी यहाँ पे देखे जा रहे हैं कि अगर रास्ते पे पेड़ गिर जाता है तो उनको काटने के लिए ये इलेक्ट्रिक सॉ, चेन सॉ जैसे देखे जाते हैं एनडीआरएफ के डिप्लॉयमेंट में, वो यहाँ पे रेडी की जा रही है। तो यहाँ पे जो प्लानिंग है कि अगर कोई आपदा एटलीस्ट कोलकाता या फिर कोलकाता के आसपास के कहीं पर भी इस साइक्लोन की वजह से देखी जाए तो एनडीआरएफ रेडी है। एनडीआरएफ के जितने भी टीम्स हैं वो तो साउथ बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में अफेक्ट हो सकता है वहाँ पे पहुँच चुकी है। करीबन 15 ऐसी टीमें हैं, लेकिन कोलकाता के लिए 2 टीम स्टैंड बाय पे रखे गए हैं और वो भी तैयार है। और अब बात भगवान राम की नगरी अयोध्या में होने जा रहे दीपोत्सव की कर लेते हैं, जो इस बार बेहद खास है। राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव होगा। 28 से 30 अक्टूबर तक अयोध्या में होने जा रहे दीपोत्सव में 25 लाख दिए जलाने का रिकॉर्ड रखा गया है। दीपोत्सव के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार एक बार फिर से त्रेता युग को जीवंत करने के प्रयास में जुटी है और इसके लिए राम की पड़ी के अलावा सरयू नदी के 51 घाटों पर करीब 25 लाख दिए जलाए जाएंगे। भव्य राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान होने की वजह से दीपोत्सव का उल्लास और बढ़ गया है और इस वजह से अयोध्या विकास प्राधिकरण ने इस अवसर पर एक अनूठी पहल की है। अपनी ही जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद का यह पहला दीपोत्सव है, इसलिए राम भक्तों को दोहरी खुशखबरी मिलने वाली है। ये देखेंगे, ये राम की पैड़ी के घाट हैं जो दीपोत्सव के दिन दीपकों से जगमगा रहे होंगे और 25 लाख दीपकों का एक नया कीर्तिमान बनेगा। इसके अब ठीक बाईं तरफ आप देखेंगे तो घाट के किनारे सीढ़ियां बनाई जा रही हैं। इन सीढ़ियों पर यह पहला मौका होगा कि अयोध्या के लोग हों या दीपोत्सव देखने बाहर से आने वाले दर्शनार्थी, वो सब के सब यहाँ बैठकर इस खूबसूरत नजारे को देख ही नहीं रहे होंगे बल्कि जी भी रहे होंगे। इसी के साथ एक दोहरी खुशखबरी जो हमने बात की वो ये है कि अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस बार जो भक्त अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए भी व्यवस्था की है। ऐसे लोग अयोध्या पर जाकर राम के नाम का एक दीपक जला सकेंगे और इसके लिए भी 2 पैकेज हैं। पहला 1100 का जो पैकेज है उसमें 11 दीपक उनके नाम से जलाए जाएंगे और दूसरे में 2100 रुपए जमा करने वाले दर्शनार्थी या ऐसे लोग जो राम के नाम पर कोई दीपक जलाना चाहते हैं, 2100 जमा करने वाले लोग 21 दीपक उनके नाम का जलाया जाएगा। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।